हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स फंक्शन को यानी एफ ऑफ जेड को इंटीग्रेट करना सीखा था, कैसे हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल्स इवेलुएट कर सकते हैं बाय टेकिंग डिफरेंट पाथ। अब हम डिस्कस करेंगे सिंपली कनेक्टेड डोमेन किसे कहते हैं, मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन या रीजन किसे कहते हैं, सिंपल क्लोज कर्व, मल्टीपल कर्व की डेफिनेशन, और फाइनली वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट इन थ्योरम कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल। मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, आप फटाफट रीड आउट कर लो। अ डोमेन इन विच एवरी क्लोज कर्व कैन बी श्रंक टू अ पॉइंट विदाउट पासिंग आउट ऑफ द रीजन इज कॉल्ड सिंपली कनेक्टेड डोमेन। मैं आपको फटाफट इसका मतलब समझा देती हूँ। मैंने इधर ड्रॉ कर रखा है, इस ऐसे रीजन को हम बोलते हैं सिंपली कनेक्टेड डोमेन या रीजन, बट मैं आपको समझा देती हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज़ मैंने एक रीजन लिया है आर, ठीक है। क्लोज रीजन का मतलब मैंने पहले ही बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में, अगर नहीं याद तो फिर से देख लो, कि जब स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम उस पर ख़त्म हो रहे हैं तो हम उसे बोलते हैं क्लोज रीजन। तो ये हमने एक क्लोज रीजन ले लिया है, क्लोज कर्व ले लिया है, जो हम स्टार्ट करके यहाँ पे ही वापस पहुँचे हैं। अब इसको हम सिंपली कनेक्टेड रीजन या सिंपली कनेक्टेड डोमेन कब कहते हैं? सपोज़ मैंने इसके बीच में कोई क्लोज कर्व लिया और उसको श्रिंक करते 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 मैं एक पॉइंट पे ले आई, ठीक है। उसको मैंने इतना श्रिंक किया कि एक पॉइंट पे ले आई। अब वो पॉइंट उसी रीजन पे लाई कर रहा है। देखो क्या लिखा है, एवरी क्लोज कर्व कैन बी श्रंक टू अ पॉइंट विदाउट पासिंग आउट ऑफ द रीजन। मतलब कि उस क्लोज कर्व को मैंने श्रिंक करते करते एक पॉइंट बना दिया, बट वो पॉइंट भी उस रीजन के अंदर ही लाई करेगा, ठीक है। तो ऐसे रीजन को हम बोलते हैं सिंपली कनेक्टेड रीजन या सिंपली कनेक्टेड डोमेन। देखो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक रीजन, एवरी उसके बीच में मैंने कोई भी अगर क्लोज कर्व लिया और उसको अगर मैं श्रिंक करके एक पॉइंट बनाती हूँ और वो पॉइंट भी अंदर ही लाई कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं सिंपली कनेक्टेड रीजन। इज इट क्लियर? आई थिंक इट इज़ क्लियर। देखो ये एक रीजन है, सपोज मैंने श्रिंक कर दिया एक पॉइंट पे, तो अभी भी वो आर के अंदर ही लाई कर रहा है ना, तो इसको हम बोलेंगे सिंपली कनेक्टेड रीजन। ये एक रीजन है, हम क्लोज कर्व है, इस रीजन के बीच में अगर मैं कोई भी क्लोज कर्व लेती हूँ, कोई भी क्लोज कर्व लेती हूँ और उसको श्रिंक करके एक पॉइंट बनाती हूँ और वो पॉइंट भी अंदर ही लाई कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं सिंपली कनेक्टेड डोमेन या रीजन। इज इट क्लियर? वो पॉइंट जो श्रिंक होने के बाद आ रहा है, श्रिंक होने के बाद एक बड़ा रीजन है, उसको श्रिंक करके मैंने एक पॉइंट बनाया, वो पॉइंट भी अगर उस रीजन में ही लाई कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं सिंपली कनेक्टेड रीजन। यानी वो इस तरह से कनेक्टेड है कि वो पॉइंट भी सारे अंदर ही लाई गए। तो उस क्लोज रीजन में अगर जितने भी क्लोज कर्व मैं ले सकती हूँ सब श्रिंक होके पॉइंट बनते हैं तो अंदर ही लाई करते हैं, तो ऐसे रीजन में ये नहीं कि एक तो कर रहा है अंदर लाए और दूसरा नहीं कर रहा क्लोज कर्व। एवरी क्लोज कर्व कैन बी श्रंक टू अ पॉइंट विदाउट पासिंग आउट ऑफ द रीजन। बाहर आए बिना जितने भी पॉइंट बनेंगे क्लोज कर्व के वो अंदर ही लाई करेंगे, तो ऐसे को हम बोलते हैं सिंपली कनेक्टेड रीजन या डोमेन, ठीक है। इज इट क्लियर? अगेन आई एम सेइंग, डाउट है पूछो, 10 बार पूछो, बट इट शुड बी क्लियर। नेक्स्ट मैंने लिखा है इफ़ अ डोमेन इज़ नॉट सिंपली कनेक्टेड। मल्टीप्ली की सबसे आसान डेफिनेशन है कि अगर वो सिंपली कनेक्टेड नहीं है तो मल्टीप्ली होगा। ऑब्वियसली अगर वो सिंपली नहीं है तो मल्टीप्ली होगा। कैसे पता चलेगा सिंपली नहीं है? सपोज मैंने एक लिया यहाँ पे रीजन, ठीक है, और मैंने ये बना रखा है, तो सेम मैं इधर बना रही हूँ, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मल्टीप्ली कनेक्टेड रीजन। तो मैं सेम बना रही हूँ, सपोज करो ये C2 है और बाहर C1 ले लिया, ठीक है, ठीक है। अब सपोज करो ये रीजन है, सपोज करो अभी हमें नहीं पता कि सिंपली कनेक्टेड है या मल्टीप्ली कनेक्टेड। आप मान के चलो सिंपली है, आपने एक क्लोज रीजन लिया, इसके बीच में इसको श्रिंक करोगे ये एक पॉइंट बन जाएगा, इसको श्रिंक करोगे एक पॉइंट बन जाएगा जो अंदर ही लाई कर रहा है। यहाँ मैंने एक और लिया, इसको श्रिंक किया एक पॉइंट बन जाएगा, श्रिंक करते गए जब एक पॉइंट बन गया अंदर ही लाई कर रहा है, तो आपको तो लग रहा है कि ये भी सिंपली कनेक्टेड है, ठीक है। बट सपोज करो इसी रीजन को मैं दोबारा बना रही हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख सके। सपोज करो
ठीक है, सपोज करो मैंने ये रीजन लिया, ये तो पॉइंट बन गया अंदर। सपोज करो मैंने ये रीजन लिया, ठीक है। जब मैंने इसको श्रिंक करना शुरू किया तो पॉइंट बन के ये इधर आया। रीजन क्या था? ये था। जब वो पॉइंट बना तो वो यहाँ आ गया, तो रीजन से बाहर निकल गया ना। हमारा रीजन क्या है? सिर्फ ये है। जब वो पॉइंट बना इधर आ गया तो रीजन से बाहर आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो ये पॉइंट, ये क्लोज कर्व तो श्रिंक होके पॉइंट बन रहा है जो अंदर है, ठीक है। इसी तरीके से ये भी श्रिंक होके पॉइंट बन रहा है जो अंदर लाई कर रहा है, ये भी श्रिंक होके पॉइंट बन रहा है जो अंदर लाई कर रहा है। बट ये वाला कर्व जो है ये श्रिंक होके, तो हमने क्या पढ़ा था कि एवरी क्लोज कर्व इन दैट रीजन, तो एवरी तो नहीं फॉलो कर रहा ना, कुछ एक कर्व हैं जो श्रिंक होके अंदर ही लाई कर रहे हैं, बट नॉट एवरी वाला पॉइंट यहाँ पे फेल हो गया। तो कुछ एक भी कर्व अगर ऐसा है जो श्रिंक होके रीजन से बाहर जा रहा है तो उसको हम सिंपली कनेक्टेड नहीं बोलते, उसको हम मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन या रीजन बोलते हैं। इज इट क्लियर? और प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि कमेंट सेक्शन में आप सब बताएं कि आपको ये वाली डेफिनेशन समझ में आई है कि नहीं आई है, तो भी बताएं येस दिस डेफिनेशन इज अंडरस्टूड। अगर नहीं आई तो भी बताएं, आई जस्ट वांट टू नो इट इज़ क्लियर और नॉट। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, उसके बाद हम थ्योरम पढ़ेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है सिंपल क्लोज कर्व। डेफिनेशन मैंने लिख रखी है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अ कर्व इज कॉल्ड सिंपल क्लोज कर्व इफ़ इट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ। यानी क्लोज कर्व की डेफिनेशन तो मैंने पहले ही दे दी थी, अगर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है तो उसको हम क्लोज कर्व बोलते हैं। ठीक है, इसको नाम दे दो सी। तो सिंपल क्लोज कर्व किसे बोलेंगे? जब वो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक हम वापस पहुँचे और वो अपने ही कर्व को क्रॉस ना करे। ठीक है, मानी कहीं पे भी एक ऐसा पॉइंट नहीं आया कि वापस कर्व के अंदर आना पड़े, क्रॉस करना पड़े, तो हम उसे बोलते हैं सिंपल क्लोज कर्व। और मल्टीपल कर्व या मल्टीपल क्लोज कर्व कौन सा होता है? जैसे सपोज करो ये मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, है तो क्लोज, यहाँ पे घूमती हुई मैं यहाँ पहुँच गई। ठीक है, तो ये है मेरा कर्व, क्लोज कर्व है, बट मल्टीपल कर्व है क्योंकि इसने खुद को क्रॉस किया। क्या किया? जब मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो क्रॉस करा और फिर यहाँ पहुँची, तो दिस टाइप ऑफ कर्व इज़ कॉल्ड मल्टीपल कर्व। ये आगे डेफिनेशन काम आएंगी इसलिए पढ़ाई जा रही है। ठीक है, तो क्लोज कर्व हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, अब डिफरेंट टाइप ऑफ रीजन्स और कर्व हमने पढ़े अभी। ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है, ये क्रॉस नहीं कर रहा तो ये सिंपल क्लोज कर्व है, जो क्रॉस करेगा वो मल्टीपल कर्व है। ठीक है, अब मैंने थ्योरम लिख रखी है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। दिस थ्योरम सेज, मैंने स्टेटमेंट लिख रखी है, इफ़ एफ ऑफ जेड इज़ एन एनालिटिक फंक्शन। हम सबको पता है एफ ऑफ जेड एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, उसकी हम बात कर रहे हैं कि अगर हमें पता है कि एफ ऑफ जेड एनालिटिक है और साथ में क्या कंडीशन है, एफ ऑफ डैश जेड इज कंटिन्यूस एट ईच पॉइंट विद इन एंड ऑन अ सिंपल क्लोज कर्व सी। यानी एफ डैश जेड, ये मैंने सिंपल क्लोज कर्व सी बना रखा है। हम सबको अब सिंपल क्लोज कर्व की डेफिनेशन पता है कि ये क्लोज कर्व सी है। अगर हमें पता है कि एफ ऑफ जेड एनालिटिक है और एफ डैश जेड इज कंटिन्यूस, कहाँ पे? इसके अंदर और इसके ऊपर, एट ईच पॉइंट विद इन एंड ऑन सिंपल क्लोज कर्व सी, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू ज़ीरो होगी। किस इंटीग्रल की? ये हमने कंटूर इंटीग्रल, क्लोज कर्व के इंटीग्रल का साइन है कि अगर वी आर इंटीग्रेटिंग एफ जेड, कौन सा एफ ऑफ जेड? जो एनालिटिक है, अगर हम उसे इंटीग्रेट करेंगे किस पे? पूरे क्लोज कर्व पे विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो उसकी वैल्यू ज़ीरो होगी। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। यानी इफ़ वी आर एबल टू आइडेंटिफाई कि गिवन एफ ऑफ जेड इज़ एनालिटिक, तो ये इंटीग्रल निकालने की जगह इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ, हम बोल रहे थे हम पाथ देखते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ दिस इंटीग्रल विल गिव यू ज़ीरो वैल्यू। फाइन, अगर ये एनालिटिक है और ये कंटिन्यूस वाली कंडीशन एग्जिस्ट करती है। एक मैंने एग्जांपल लिख रखा है, छोटा सा एग्जांपल है, इवेल्युएट क्लोज इन दिस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2ix y विद रिस्पेक्ट टू जेड ओवर क्लोज कर्व सी। क्लोज कर्व सी क्या, कॉन्टूर क्या गिवन है? क्लोज कर्व क्या गिवन है? मॉड जेड इक्वल्स टू 1।
ठीक है, अगर हम ये प्रूव कर देते हैं, वैसे पहले तो हम इसको z की टर्म्स में लिखेंगे. इफ़ आई राइट z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा वाई, तो z स्क्वायर कितना होगा, x प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर लगा देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2ixy. ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये क्लियरली विजिबल है कि ये z स्क्वायर है, तो मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए किया. आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो. तो आपका जो इंटीग्रल है ये वाला, इसको मैंने नाम दिया है, दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रल ओवर c z स्क्वायर dz. ठीक है, लिख सकते हैं. इस पूरे की जगह हमने z स्क्वायर लिख दिया. ठीक, अब आप देखो, वॉट एवर मे बी द रीजन. वैसे तो हम रीजन भी आइडेंटिफाई करते हैं कि मॉड z इक्वल्स टू 1 कौन सा रीजन होगा, बट इस केस में क्या है, इस पर्टिकुलर केस में आपको रीजन बनाने की ज़रूरत नहीं है. आई विल टेल यू वाई. क्योंकि z स्क्वायर इज़ अ पॉलिनॉमियल इन टर्म्स ऑफ z, और पॉलिनॉमियल इन टर्म्स ऑफ z मैंने स्पेशल फंक्शन भी पढ़ाए थे. अगर आपको नहीं याद तो आप प्रीवियस लेक्चर्स डिफ्रेंशिएशन वाले देख सकते हो. बट यहाँ पे भी बता रही हूँ मैं, z स्क्वायर इज एनालिटिक एवरीवेयर. पॉलिनॉमियल्स सिर्फ वहाँ एनालिटिक नहीं होते जहाँ ये पॉलिनॉमियल है. ठीक है, अगर इसके डिनोमिनेटर में भी कोई टर्म होती तब हम देखते कि कहाँ एनालिटिक है कहाँ नहीं. ये दिस पॉलिनॉमियल इज एनालिटिक एवरीवेयर, तो एवरीवेयर है तो यहाँ पे भी एनालिटिक होगा इस क्लोज कर्व में. तो ऑब्वियसली दैट मीन्स दिस इंटीग्रल equals to 0 using Cauchy थ्योरम. ठीक है, ये एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल था जिसमें मैंने आपको बोला कि अगर कॉची इंटीग्रल में क्या पढ़ा था कि अगर आपके पास फंक्शन एनालिटिक है और उसके डेरिवेटिव कंटिन्यूस, एफ डैश जेड इज कंटिन्यूस एट ऑल द पॉइंट्स ओवर द रीजन एंड इनसाइड द रीजन, तो इसका मतलब है कि इस इंटीग्रल की वैल्यू हम 0 लिख सकते हैं. तो आप z स्क्वायर को आपको कहीं बताने की ज़रूरत, चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है. इट इज़ एनालिटिक एवरीवेयर. ये रीजन नहीं होता, कोई और रीजन होता तो भी एनालिटिक आता, क्योंकि z स्क्वायर इज़ अ पॉलिनॉमियल. पॉलिनॉमियल हमने पढ़ा था एंटायर फंक्शन में, एक डेफिनेशन पढ़ाई थी मैंने. नहीं भी पढ़ा याद तो आप अभी भी समझ सकते हो कि पॉलिनॉमियल है. पॉलिनॉमियल इज़ एनालिटिक एवरीवेयर. उसका डिनोमिनेटर अगर 1 है, इट इज़ एनालिटिक. अगर इस फंक्शन में सिर्फ पॉलिनॉमियल है, वो भी न्यूमरेटर में, तो इट इज़ एनालिटिक एवरीवेयर. तो हमें रीजन भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है. तो सिंस इट इज़ एनालिटिक और वो कंटिन्यूस भी है, तो दिस इंटीग्रल विल बी 0 विदाउट फाइंडिंग. दिस इज़ द एडवांटेज. अदरवाइज आप फाइंड आउट करते रह जाओगे, इंटीग्रेट करोगे, पाथ निकालोगे, चेक करोगे, बट विदाउट फाइंडिंग वी कैन से दैट दिस इंटीग्रल विल बी 0. एक और एग्जांपल मैंने लिखा है. जब भी आप कोई थ्योरम पढ़ते हो तो 2 टाइप की चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं या आपके दिमाग में आ सकती हैं कि या तो उसको यूज़ करना, तो मैंने यूज़ करना सिखाया, या उसे वेरीफाई करना. उस पर भी हम करेंगे डिस्कशन. अभी आप ये देखो, इवेल्युएट दिस इंटीग्रल. ऑलरेडी z की टर्म्स में आपको कन्वर्ट नहीं करना. वेयर क्लोज कर्व इज द स्क्वायर विद वर्टिसेस. क्लोज कर्व क्या है? स्क्वायर विद वर्टिसेस. क्या वर्टिसेस गिवन है? 1 प्लस आयोटा. 1 प्लस आयोटा मीन्स 1,1. एक्स एक्सिस पे हमने रियल पार्ट ले लिया और वाई एक्सिस पे इमेजिनरी पार्ट. तो अब हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट्स आएंगे? 1,1. तो ये रहा 1,1. ठीक है, फिर दूसरा कोऑर्डिनेट है 2,1. छोटा सा स्क्वायर बन रहा है. देन 2,2. देन 1,2. तो ये एक स्क्वायर बन गया जिसके कोऑर्डिनेट्स मैं लिख रही हूँ यहाँ पे 1,1, 2,1,
2,2 1,2। ठीक है, पहले की तरह याद दिला दूँ, 1,1 का मतलब क्या हुआ, 1 प्लस आयोटा। 2,1 का मतलब क्या हुआ, 2 प्लस आयोटा एंड सो ऑन। चलो लिख देती हूँ, 2,2 मीन्स 2 प्लस 2 आयोटा, यही कोऑर्डिनेट्स गिवन थे, एंड 1,2 मीन्स 1 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, ये सारे कोऑर्डिनेट्स हमने बना लिए। अब आप देखो, आपको बोला गया है कि इस इंटीग्रल को इवेलुएट करना है, कहीं नहीं बोला गया कॉची थ्योरम लगानी है नहीं लगानी, वो आप खुद देखोगे। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये फंक्शन अगर एफ ऑफ जेड हुआ, सपोज एफ ऑफ, सॉल्यूशन में देखो, सबसे पहले आप लिखते हो एफ ऑफ जेड क्या है, 2z² प्लस 5 अपॉन z प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू z² प्लस 4। अब अगर आप सिर्फ न्यूमरेटर देखते हो तो ये तो पॉलिनॉमियल है और एनालिटिक होगा, बट डिनोमिनेटर देखो, सबसे पहले एनालिटिक है कि नहीं ये पता लगाने के लिए हमने काफ़ी सारी डेफिनेशंस और थ्योरम पढ़ी थी, बट पॉलिनॉमियल के केस में सबसे शॉर्टकट होता है कि अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो हो रहा है जिस पॉइंट पे, यानी उन्हें हम बोलते हैं पोल्स। पोल्स किसे कहते हैं, किसी भी फंक्शन के पोल्स होते हैं, जिस वो पॉइंट जिस पे डिनोमिनेटर ज़ीरो हो रहा हो। याद रखना, मैं पोल्स फिर भी एक बार फिर से लिखवा भी दूंगी, बट पोल्स किसे कहते हैं, जिस पे डिनोमिनेटर ज़ीरो हो रहा हो इस फंक्शन का। तो इसके पोल्स हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जैसे प्रीवियस एग्जांपल में डिनोमिनेटर 1 था तो उसका कोई पोल नहीं था, तो इस केस में पोल्स हैं। देखो z प्लस 2 होल स्क्वायर, इसके यानी z इक्वल्स टू -2 पे कितनी बार, यानी 2 बार। इसको मैंने ऑर्डर लिख दिया। ये एक पोल है, यानी इस पे डिनोमिनेटर ज़ीरो हो रहा है, यानी इस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं होगा। इज़ इट क्लियर। z² प्लस 4, इसको भी इक्वल टू ज़ीरो करके देखो तो z की वैल्यू आएगी +-2 आयोटा, तो ये भी पोल है, यानी इस पे भी डिनोमिनेटर ज़ीरो हो रहा है, यानी इस पे भी फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। यानी दिस फंक्शन इज एनालिटिक एट ऑल द पॉइंट्स एक्सेप्ट एट -2, वो भी कितनी बार, 2 बार, और +-2 आयोटा। ये 2 बार का यूज़ बाद में करेंगे, अभी फ़िलहाल इसलिए यूज़ नहीं हो रहा क्योंकि चांस की बात है कि अब हम चेक करेंगे। पहले तो क्या बोला गया था कि एनालिटिक होना चाहिए किस पे, इस क्लोज रीजन पे। ठीक है, इस क्लोज रीजन पे एनालिटिक होने का मतलब है कि ये फंक्शन इस क्लोज रीजन पे जितने पॉइंट फॉल कर रहे हैं उन पे एनालिटिक होना चाहिए। इज़ इट क्लियर। इस क्लोज रीजन में जितने पॉइंट्स अकर कर रहे हैं, फॉल कर रहे हैं, उन पे ज़ीरो होना चाहिए। आई एम रिपीटिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि बाय चांस सपोज -2 पे ये एनालिटिक नहीं है, हमें सबको पता है। अगर -2 इस क्लोज रीजन के बीच में लाई करता है तो हम कॉची थ्योरम नहीं लगा सकते। इज़ इट क्लियर। कॉची थ्योरम तभी लगेगी, कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम तभी लगेगी जब दिस फंक्शन इज एनालिटिक इन at all the points which lies inside or on the closed curve given to you। हमें ये वाला क्लोज कर्व गिवन है। अब आप देखते हैं, पॉइंट वाइज पॉइंट उठाते हैं। z इक्वल्स टू -2 का मतलब है, z इक्वल्स टू -2 का मतलब है देखो, आई एम राइटिंग z इक्वल्स टू -2। इसका मतलब क्या हुआ, -2 प्लस 0 आयोटा, यही मतलब हुआ। ठीक है, अब यानी कोऑर्डिनेट्स क्या हुए z के, -2, 0। आप देखो -2, 0 कहाँ होगा, -2 इधर कहीं होगा, -2, 0 इधर कहीं होगा, तो क्या वो इसके अंदर लाई कर रहा है, नहीं। तो यानी -2 पे वो एनालिटिक तो नहीं है, बट वो एनालिटिक जिस पॉइंट पे वो एनालिटिक नहीं है, यानी जो पोल है वो इसके अंदर नहीं लाई कर रहा, तो थ्योरम लग सकती है। इज इट क्लियर।
उसके जो पोल्स हैं यानी वो पॉइंट्स जिन पे वो एनालिटिक नहीं है, वो पॉइंट इस रीजन में अगर नहीं लाई कर रहे, ठीक है, इस रीजन के अंदर या इस रीजन के ऊपर अगर नहीं लाई कर रहे, तो वो थ्योरम अप्लीकेबल है। दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। जैसे z इक्वल्स टू -2 का मतलब है -2, वो पॉइंट इधर लाई कर रहा है, यानी जिस पॉइंट पे वो एनालिटिक नहीं है वो रीजन के अंदर तो नहीं है, ठीक है। क्लोज रीजन जो हमें जिसके ऊपर इंटीग्रेशन करना है उसके अंदर नहीं है, तो हम थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, z इक्वल्स टू +-2 आयोटा, इसका मतलब क्या हुआ, 0 + -2 आयोटा, यानी कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0,2 एंड 0,-2। अब 0,2 ये रहा, 0,2 ये रहा, और 0,-2 इधर कहीं होगा, तो ये दो पॉइंट भी इस रीजन के अंदर या इस रीजन के ऊपर नहीं है। तो अगर हम बात करें सिर्फ इस रीजन की, तो ये फंक्शन इज एनालिटिक एट ऑल द पॉइंट्स इनसाइड एंड ऑन द रीजन, ठीक है। इज इट क्लियर, एम आई क्लियर? आप ध्यान से, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, ये बात सुन लो, अगर ये समझ में आ गया तो सब आ जाएगा कि हमारे पास एक क्लोज रीजन गिवन है, उसके ऊपर इंटीग्रेशन करना है, बाकी की रीजन से हमें कोई मतलब ही नहीं है। अगर ये गिवन एफ ऑफ जेड इस रीजन के विद इन ऑल द पॉइंट्स एंड ऑन द कर्व, उसके अंदर और उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स लाई करते हैं, अगर वो उन पे एनालिटिक है तो हम कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम लगा सकते हैं। तो हमारे पास जो पोल्स आ रहे हैं, यानी पोल्स, अगेन आई एम रिपीटिंग, पोल्स वो पॉइंट है जिन पे फंक्शन एनालिटिक नहीं होता, ठीक है। तो हमारे पास जो पोल्स आ रहे हैं वो इसके अंदर नहीं लाई कर रहे ना इसके ऊपर, वो कहीं और है, तो कहीं और है, तो इसका मतलब कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम लग सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, गिवन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक within and on the given, कौन सा क्लोज कर्व, गिवन क्लोज्ड कर्व, therefore integral of a closed curve 2z² + 5 upon z + 2 का होल स्क्वायर z² + 4 dz, this integral without evaluating we can say it is 0. Is it clear? अगेन आई एम सेइंग, कोई डाउट हो प्लीज़ ये बात भी मुझे लिख के बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि आपको ये थ्योरम का ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं, कि अगर क्लोज कर्व के बाद कितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं जिन पर वो एनालिटिक नहीं है, उससे हमें मतलब नहीं है, जिसके ऊपर इंटीग्रेशन हो रहा है, जिस क्लोज कर्व के लिए हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, अगर वो उसके अंदर और उसके ऊपर एनालिटिक है हर पॉइंट पे, तो हम ये कॉची इंटीग्रल थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, यानी इंटीग्रल को 0 बोल सकते हैं। अगर ये पॉइंट जो इसके पोल्स हैं अंदर लाई करते या ऊपर लाई करते, तब हम नहीं लगा सकते, तब हम नहीं बोल सकते कि वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल इज। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। कुछ और एग्जाम्पल करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। अभी आप सिर्फ इतना पढ़िए, और मैंने जो बार बार पूछा है 2 चीज़ें वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक्स, और दैट्स ऑल फॉर टुडे।